वेलकम डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हम लोग समझ लिए थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है और उसका इंटीग्रेटेड इक्वेशन भी रेट लॉ का इक्वेशन भी निकाले थे और कुछ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के ऊपर भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनाया। ठीक है, तो आज हम लोग उसी के ऊपर थोड़ा और आगे मूव करेंगे और जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इसके बीच में क्या हाफ लाइफ पीरियड किस तरह से रिलेट करता है। ठीक है, वहाँ से एक जनरल इक्वेशन हम लोग निकालेंगे, समझेंगे उसको। तो देखिए, हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड क्या आया था। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए हाफ लाइफ पीरियड का क्या फॉर्मूला था। टी हाफ, जो हाफ लाइफ पीरियड जो आया था जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए, वो क्या आया था, वो आया था a/2 के, है ना, जहाँ पे के क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए यहीं से रिलेशन फाइंड होगा। यही जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर से ही अच्छे से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, सेकंड लॉ से नहीं, ऐसे सेकंड ऑर्डर रिएक्शन से नहीं आता। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड a/2 के, और फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है जानते हैं आप लोग। फर्स्ट ऑर्डर का हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, 0 पॉइंट टी हाफ जो होता है, टी हाफ वो होता है 0.693 बाई के। यहाँ देखिए हाफ लाइफ पीरियड जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा है, लेकिन जीरो ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, देखिए कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जीरो ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इनिशियल कंसंट्रेशन से ए। ठीक है, इसी तरह से फर्स्ट ऑर्डर के लिए लिख देते हैं, फर्स्ट ऑर्डर हाफ लाइफ पीरियड जो है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ए का पावर क्या आएगा, 1 आएगा ना, मतलब कंसंट्रेशन पे जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा है, हाफ लाइफ पीरियड इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 0 लिख सकते हैं क्या, तो 1 ही बचेगा इस तरह से, 1 - 0 1। अच्छा, अब फर्स्ट ऑर्डर का जो हाफ लाइफ पीरियड है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो क्या हम इसको ए का पावर, इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर 1 - 1 लिख सकते हैं। देखिए 1 - 1 0 आएगा, फिर टी का पावर हाफ, तो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, डिपेंड नहीं कर रहा, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या क्या चेंज हुआ है, जीरो ऑर्डर में 1, यहाँ पर भी देखिए सामने में 1 है, यहाँ पर भी 1 चेंज हो रहा है, 0 उसके बाद हो गया 1। उसी तरह से देखिए सेकेंड ऑर्डर में क्या होगा, सेकेंड ऑर्डर में हाफ लाइफ पीरियड क्या हो जाएगा, टी हाफ जो होगा वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन क्या होगा 1। ये सामने वाला 1 तो सेम है साइड, यानी कि राइट साइड वाला चेंज हो रहा है, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 माइनस क्या 0 हुआ 1 हुआ, उसके बाद आएगा 2। उसी तरह से थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या होगा, 1 सामने वैसे ही रहेगा, लेफ्ट साइड में 1 वैसे ही रहेगा, राइट साइड वाला सिर्फ चेंज होगा, 3 4 इस तरह चेंज होगा। ठीक है, तो nth ऑर्डर के लिए क्या होगा, nth ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ पीरियड किस तरह से इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं फॉर nth ऑर्डर के लिए क्या होगा, टी हाफ जो होगा वो क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1 माइनस 0 1 2 3 4 अप टू कहाँ तक जाएगा, n तक। ये हो गया। ठीक है, तो ये nth ऑर्डर का ये आ गया। टी हाफ लाइफ पीरियड किस तरह से इनिशियल कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, टी हाफ लाइफ पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का पावर 1 माइनस। ठीक है, अब देखिए अगर हम कंसंट्रेशन को चेंज करेंगे तो मेरा हाफ लाइफ पीरियड भी रिएक्शन का क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ सीधा सा बात कहते हैं हम लोग, टी हाफ लाइफ पीरियड जो था रिएक्शन का फर्स्ट टाइम में, वन टाइम में, वो क्या था, टी हाफ लाइफ पीरियड जो था इनिशियली 1 था, जब व्हेन कंसंट्रेशन क्या था, व्हेन कंसंट्रेशन जो था क्या था, वो A1 था। ठीक है, अब सपोज कीजिए हम कंसंट्रेशन को चेंज कर दिए, बढ़ा दिए घटा दिए जो भी किए। ठीक है, तो हाफ लाइफ पीरियड भी तो रिएक्शन का चेंज हो जाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा, वो टी हाफ क्या होगा, हाफ लाइफ पीरियड क्या नाम देंगे उसको, 2 दे देंगे, और कंसंट्रेशन क्या हो गया होगा, कंसंट्रेशन चेंज हो गया, क्या हो गया होगा, A1 से A2 चेंज हो गया होगा। ठीक है, तो इस केस में किस तरह से रिलेट करेंगे, तो यहाँ पे देखिए, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं, टी हाफ लाइफ पीरियड जब कंसंट्रेशन चेंज कर दिए होंगे, तो तब यहाँ पे मान लेते हैं इसको क्या हो, ये वाला 2 हाफ लाइफ पीरियड 1 2
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा भाई, ए का पावर 1 माइनस एन, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे ए टू ए का पावर 1 माइनस एन टू, ठीक है, जब कंसेंट्रेशन चेंज किए होंगे। ठीक है, उसी तरह से इनिशियली में क्या रहा होगा, इनिशियली में जो रहता है हाफ लाइफ पीरियड रिएक्शन का वही रहा होगा, कंसेंट्रेशन भी जो रहता है इनिशियली वही रहा होगा। ठीक है, जब कंसेंट्रेशन चेंज करेंगे तो हाफ लाइफ पीरियड भी रिएक्शन का चेंज होगा ना, तो उसी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जब चेंज हो गया होगा तो टी हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया होगा, कुछ और चेंज हो गया होगा, टी हाफ टू पता नहीं क्या है, वो फाइंड करेंगे, अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे खाली सिंपल इक्वेशन बना दे पहले, टी हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, इनिशियली क्या होगा 1 होगा, इनिशियली की कंडीशन मान लेते हैं 1, उस तरह से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, ए का पावर 1 माइनस एन क्या 1। ठीक है, इसको मान लेते हैं ये क्या 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन इसको मान लेते हैं 2, इस दोनों को डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड 1/2, तो क्या आएगा डिवाइड 1/2, 1 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, देखिए तो क्या आ जाएगा टी हाफ टू, ठीक है, जब कंसंट्रेशन चेंज कर दिए होंगे, जब इनिशियल कंसंट्रेशन कुछ टाइम के बाद चेंज कर दिए होंगे रिएक्टेंट का, तब का हाफ लाइफ पीरियड जो है वो क्या है टी हाफ टू, और जब कुछ चेंज नहीं किए थे, जनरल था रिएक्शन, तो क्या था टी हाफ लाइफ पीरियड क्या था, कुछ 1 रहा होगा। ठीक है, इनिशियली 1 इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए ए का पावर, देखिए दोनों का पावर 1 माइनस एन है, तो दोनों को हम बाहर लिख देते हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, ए टू कंसंट्रेशन सेकेंड टाइम में, ठीक है, जब कंसंट्रेशन चेंज कर दिए होंगे रिएक्टेंट का, तब का कंसंट्रेशन उसको A2 बाय इनिशियल कंसंट्रेशन कितना होगा कुछ, जिससे रिएक्टेंट को स्टार्ट किए थे तो A1। ठीक है, दोनों का पावर कितना है 1 माइनस एन, तो इस टाइम में हम लोग जब कंसंट्रेशन चेंज कर देंगे तो हाफ लाइफ पीरियड चेंज होगा, तो इस टाइम में हम लोग ऑर्डर किस तरह से निकालेंगे, तो ये आ गया मेरा फॉर्मूला, इसको यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, एन क्या है, एन क्या डिनोट कर रहा है, एन डिनोट कर रहा है ऑर्डर, डिनोट क्या ऑर्डर को डिनोट कर रहा है। ठीक है, इस फॉर्मूला को यूज करके हम लोग क्वेश्चन निकालते हैं। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे। देखिए क्या है क्वेश्चन में, इन अ केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हाफ लाइफ पीरियड जो है वो डबल हो गया। हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, डबल हो गया, जब इनिशियल कंसंट्रेशन रिएक्शन का 1/4 टाइम कर दी, घटा दिए 1/4 टाइम कर दिए। कैलकुलेट द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन, ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर हमको कैलकुलेट करना है। एकदम ध्यान से क्वेश्चन को देखिए, दिए दिए सब डेटा को लिखते हैं। ठीक है, शुरुआत में वाला इनिशियल कंडीशन में हाफ लाइफ पीरियड जो रहा होगा, इनिशियल कंडीशन में, इनिशियल टाइम में, शुरुआत वाले टाइम में हाफ लाइफ पीरियड जो रहा होगा टी हाफ 1, जो मान लेते हैं हम लोग को रहा होगा, क्या मान लेते हैं इनिशियल कंडीशन में हाफ लाइफ पीरियड रहा होगा, टी हाफ मान लेते हैं वही रहा होगा, टी हाफ। ठीक, इनिशियल कंडीशन में, और कंसंट्रेशन कितना रहा होगा, A1 का वैल्यू जो था इनिशियल कंसंट्रेशन उसको मान लेते हैं A रहा होगा। ठीक है, अच्छा, the half life period become double when initial concentration of the reaction is made 1/4 time, मतलब अब हाफ लाइफ चेंज कर दिया गया, यानी कि अगर कंसंट्रेशन को A2 को 4 गुना 1/4 टाइम्स कर देते हैं तो A2 क्या हो गया होगा, इनिशियली में A था तो उसका 4 गुना कम, मतलब A/4 हो गया होगा। तो हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, वो डबल हो गया, हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, डबल हो गया। तो टी हाफ जो हो गया, हाफ लाइफ पीरियड जब कंसंट्रेशन क्या हो गया A2 हो गया, मतलब सेकेंड टाइम वाला हाफ लाइफ पीरियड क्या हो गया, वो डबल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ इनिशियल, मतलब 2 टाइम्स से क्या 2 गुना हो गया, हाफ लाइफ पीरियड जो हो गया वो डबल हो गया इनिशियल से, शुरुआत के कंपेयर में। शुरुआत में जो हाफ लाइफ पीरियड था उसका डबल हो गया, मतलब सपोज कीजिए अगर हाफ लाइफ इनिशियली था 2 मिनट तो अभी 4 मिनट हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, आंसर निकाल लेंगे हम लोग, सॉल्व कर लेंगे। चलिए अब इस फॉर्मूला में हम लोग डाल देते हैं। देखेंगे टी हाफ लाइफ पीरियड जब कंसंट्रेशन क्या हो गया होगा A/4, मानी कि 1/4 टाइम्स हो गया होगा, तो उसे लिख देंगे 2 डिवाइडेड बाय टी हाफ लाइफ इनिशियल कंडीशन वाला 1 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन जब 1/4 टाइम्स हो गया होगा सेकेंड टाइम कंसंट्रेशन बाय फर्स्ट वाला इनिशियली का पावर क्या हो गया 1 माइनस एन। हमको ऑर्डर फाइंड करना है ना, ये रिएक्शन कितने किस ऑर्डर का होगा। ठीक है, तो सेकेंड
जब रिएक्टेंट जब कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन 1/4 टाइम्स हो गया होगा तब हाफ लाइफ पीरियड क्या था 2 टाइम्स हो गया था। ठीक है 2 टाइम्स हो गया था इनिशियली हाफ लाइफ पीरियड का, तो 2 टाइम्स ऑफ हाफ लाइफ पीरियड यहाँ पे लिख सकते हैं टी हाफ। 2 टाइम्स ऑफ टी हाफ यहाँ पे लिख देते हैं 2 टाइम्स ऑफ इनिशियली हाफ लाइफ पीरियड, जो इनिशियल का हाफ लाइफ पीरियड था उसका दोगुना हो गया जब रिएक्टेंट ने कंसंट्रेशन को इनिशियल कंसंट्रेशन को 1/4 टाइम्स कर दिया, डिवाइडेड बाय इनिशियली हाफ लाइफ पीरियड कितना था टी हाफ माने थे हम टी हाफ। ठीक है इक्वल टू A2 कितना है कंसंट्रेशन 4 टाइम्स हो गया A/4, यहाँ पे लिख देंगे है ना, 4 गुना कम कर दिए तो यहाँ पे लिखेंगे A/4। इनिशियल कितना है इनिशियली कितना है मेरा 1 A है, यहाँ पे लिख देंगे A एंड सबका पावर कितना हो गया, सबका पावर हो गया 1 माइनस n, ये देखिए 1 माइनस n। तो अब देखिए यहाँ से टी हाफ कट जाएगा, टी हाफ ये टी हाफ कट गया तो क्या आया मेरा 2 इज इक्वल टू ये वाला a, अब वो अपर वाला a ये भी कट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे 1/2 का पावर 1 माइनस n, सॉरी 1/4 का पावर ना 1/4 1/4 को तो हम लोग 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो पहले लिख देते हैं 1/4, अब आगे लिखेंगे 2 का स्क्वायर है, तो 2 इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर, इसका हो जाएगा पावर 1 माइनस n, और इसको लिख सकते हैं आगे 2 इज इक्वल टू, इसको आगे लिख सकते हैं 2 इज इक्वल टू, देखिए इसका पावर जब ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 2 माइनस n हो जाएगा। जैसे हम इसको ऊपर भेजेंगे तो नीचे में देखिए ये एक रूल पढ़े होंगे लॉ ऑफ इंडिसेस में, a का पावर 1 है तो ऊपर में लिख सकते हैं a का पावर -1, मतलब इस तरह से चला जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2 का पावर कितना हो गया, ऊपर में क्या होगा तो -2, यहाँ पे क्या हो गया होगा -2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2, ये -2 माइनस प्लस ये 2n, तो यहाँ पे आ जाएगा +2n, कुछ ये आ जाएगा इस तरह से आएगा। देखिए दोनों का बेस सेम है तो हट जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पे 1 इक्वल टू -2 प्लस 2n है ना। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए जो इस -2 को उठा के इधर लेके चले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3, तो 3 इज इक्वल टू 2n, और n का वैल्यू कितना आ गया, ऑर्डर कितना आ गया 3/2 ऑर्डर आ गया, ये हो गया मेरा आंसर, मतलब इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा 3/2। चलिए तो हम लोग ऑर्डर मतलब nth ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होगा उसको हम लोग जनरल फॉर्मूला उसका फाइंड करते हैं। ठीक है तो फर्स्ट ऑर्डर जीरो ऑर्डर रिएक्शन के हेल्प से ही उसका भी ऑर्डर nth ऑर्डर का भी यूनिट रेट कांस्टेंट का यूनिट हम लोग फाइंड करेंगे क्या हो सकता है। ठीक है देखिए जीरो ऑर्डर के लिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन में रेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता था, रेट कांस्टेंट का यूनिट मतलब के, रेट कांस्टेंट क्या था, क्या होता था मोल पर लीटर पर सेकंड होता था, मोल पर लीटर पर सेकंड, मोल पर लीटर पर सेकंड होता था। अब फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में मोल पर लीटर नहीं होता था, क्या होता था सिर्फ और सिर्फ देखिए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में क्या होता था T इज इक्वल टू 2.303 बाई के लॉग A/A माइनस एक्स, देखिए ये भी मोल पर लीटर, ये भी कंसंट्रेशन मोल पर लीटर में, दोनों तो कट गया, क्या बचा के का यूनिट चाहिए था, तो के को इधर भेजेंगे तो के इज इक्वल टू क्या है 2.303 बाई यहाँ पे आ जाएगा टी लॉग ऑफ A/A माइनस एक्स। तो देखिए ये इसका तो मोल पर लीटर, इसका ही मोल पर लीटर, तो खत्म हो गया यूनिट, क्या बचा टाइम का, सिर्फ टाइम का यूनिट क्या होता है सेकंड, सेकंड ऊपर जाएगा तो क्या होगा सेकंड इनवर्स, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए क्या था रेट कांस्टेंट का यूनिट सेकंड इनवर्स था, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स। ठीक है और मोल पर लीटर यहाँ पे लिखते हैं इसके ऊपर पावर 1, यहाँ पे मोल पर लीटर लिखते हैं, मोल पर लीटर इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है तो पावर लिख देते हैं इसका 0, इसके ऊपर तो डिपेंड नहीं है, किसी भी चीज का पावर 0 मतलब 1 होता है। ठीक है तो इस तरह से तो लिख ही सकते हैं, और देखिए और क्या हम इसको अच्छे से लिख सकते हैं इस तरह से के रेट कांस्टेंट जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, तो क्या मोल पर लीटर, मोल पर लीटर इसका पावर कर देते हैं 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 सेकेंड इनवर्स
जैसे हाफ लाइफ पीरियड का निकाले थे वैसे इसका भी करेंगे। सेकेंड इनवर्स इसका भी कर लेते हैं। क्या होगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर पावर 0 है ना, इसको लिख सकते हैं क्या, 1 - 1 सेकेंड इनवर्स है ना। यहाँ देखिए 1 लेफ्ट साइड वाला 1, यहाँ पर भी लेफ्ट साइड में 1 है, फिर यहाँ पे 0 हो गया, राइट साइड में फिर आ गया 1, उसके बाद फिर सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या आएगा, सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या हो सकता है, बोल सकते हैं सेकेंड ऑर्डर के लिए क्या होगा, क्या होगा, मोल पर लीटर क्या होगा, 1 - 0 था 1 था, इसके बाद क्या आएगा 2 सेकेंड इनवर्स है ना। ऐसे यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं, कितना आएगा, मोल पर लीटर का इनवर्स और सेकेंड इनवर्स, दो में से -2 में से 1 जाएगा तो -1 बचेगा, देखिए इस तरह से, ठीक है। तो उसी तरह से क्या हम लोग लिख सकते हैं, फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर का यूनिट क्या हो सकता है, फॉर nth ऑर्डर, nth ऑर्डर के लिए, फॉर nth ऑर्डर द यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा, द यूनिट ऑफ के, रेट कांस्टेंट का जो यूनिट होगा वो क्या हो सकता है, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर का पावर, देखिए 1 1 सब में से में 0 1 2, उसी तरह से तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1 - n अप टू n तक चलेगा, 1 - n सेकेंड इनवर्स हो गया। और इसको ओपन कर देंगे और अच्छे से, तो किस तरह से लिखेंगे, वेट कांस्टेंट का यूनिट हो जाएगा मोल, हो गया पावर कितना, 1 - n पर लीटर में आ जाएगा, ये -1 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो -1, यहाँ ये वाला माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं, n - 1 सेकेंड इनवर्स, इस तरह से यूज करना। ये हो गया nth ऑर्डर का वेट कांस्टेंट का यूनिट, क्या है nth ऑर्डर का यूनिट वेट कांस्टेंट का। आप इससे फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर सबका वेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं, क्या होगा देखिए। तो फर्स्ट ऑर्डर का जानते हैं सेकंड इनवर्स होता है फर्स्ट ऑर्डर, तो इनके जगह पे 1 पुट कीजिए, 1 - 1 कितना हो गया 0, यहाँ पर 1 पुट कीजिएगा, 1 - 1 क्या हो गया 0, मोल का पावर 0, लीटर का पावर 0 तो हो गया, किसी भी चीज का पावर 0 1 हो गया, क्या बचा सेकंड इनवर्स। तो फर्स्ट ऑर्डर का वेट कांस्टेंट का यूनिट क्या होता है, सेकंड इनवर्स होता है, देखिए वही आ जाएगा, क्लियर है बात। और 0 ऑर्डर के लिए तो इनके जगह पे 0 पुट कीजिए, यहाँ पे 0 तो मोल 0 पुट कीजिएगा, -1 तो मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, देखिए यही होता है मोल पर लीटर सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग nth ऑर्डर का वेट कांस्टेंट का यूनिट निकाल सकते हैं। अब देखिए इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे बनता है, देखिए आपको देगा क्वेश्चन, क्वेश्चन है आपको फाइंड करना है, क्वेश्चन नंबर 1 लिख देते हैं, फाइंड द ऑर्डर इन द फॉलोइंग, कुछ क्वेश्चन है इसमें ऑर्डर फाइंड करना है, फाइंड द ऑर्डर इन द फॉलोइंग, क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें ऑर्डर फाइंड करना। पहला क्वेश्चन है वेट कांस्टेंट k इज इक्वल टू दिया हुआ है 1.2 इंटू 10⁻³ मोल, मोल पावर हो गया -1/2, लीटर का पावर हो गया 1/2, ये हो गया सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स सभी में है, ठीक है, हर ऑर्डर सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, ठीक है। तो हमको क्या ऑर्डर फाइंड करना है, तो हम इक्वेट कर देंगे, किसी भी को मोल को भी कर दिया या लीटर, जो अच्छा लगे उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से इक्वेट कर दीजिए। तो मोल का पावर कितना है -1/2, यहाँ पे nth ऑर्डर का होता है 1 - n, हम इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, मोल वाले यूनिट को आप लीटर के को भी कर लीजिएगा तो सेम आंसर आएगा, ठीक है। तो हम दोनों से करके दिखा देते हैं। तो मोल का पावर कितना -1/2, nth ऑर्डर के लिए होता है 1 - n, तो हम लिख सकते हैं मेरा जो है 1 - n जो है 1 - n वो -1/2 के बराबर है। अब n का वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो इस n को इधर भेज देते हैं, इस -1/2 को उठा के इधर ले आते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 + 1/2 इज इक्वल टू n, एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू 3/2 ऑर्डर का है ये, ठीक है, 3/2 ऑर्डर का, ये हो गया आंसर। इस तरह से निकाल सकते हैं। आप लीटर से भी कंपेयर करके निकाल सकते हैं, लीटर कितना है 1/2, यहाँ पे n - 1 तो n - 1 इज इक्वल टू 1/2, इस 1 को उठा के इधर भेजिएगा तो कितना आएगा, n इज इक्वल टू 1/2 + 1, तो n का वैल्यू कितना, ऑर्डर कितना आ गया 3/2, ठीक है। तो ऑल्टरनेटिव और इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से ऑर्डर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन और दिखा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये सब एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन बनेगा तो इस तरह सॉल्व करना, ठीक है। वेट कांस्टेंट दिया हुआ है 1.06 इंटू 10⁻⁴ 1.06 इंटू
10⁻⁻6 मोल और दिया हुआ है 2 लीटर -2 सेकेंड इनवर्स। स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे तो मोल का पावर क्या होगा 1 - n = 2 के बराबर हो गया। किसी भी एक से कंपेयर कर दिया लीटर या मोल, तो 1 - n = 2 हो गया। तो n कितना आ जाएगा, तो n = कितना आ जाएगा, n को इधर भेज देंगे, इस 2 को उठा के इधर ले आएंगे तो क्या आएगा, n = ये हो गया 1 - 2 = n, तो ऑर्डर कितना आ जाएगा -1। ये हो गया आंसर मेरा। चलिए बात आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए अब हम लोग आगे समझते हैं। तो क्या हम लोग समझते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन का मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, तो देखिए मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप ऑफ द रिएक्शन। मतलब एक रिएक्शन के सिंगल स्टेप में, एक रिएक्शन के एक स्टेप में, रिएक्शन के अंदर क्या हो सकता है, कॉम्प्लेक्स स्टेप, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर हो सकता है 2-3 स्टेप होता है ना, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के अंदर मोर देन 1 स्टेप होता है, ठीक है। तो एक रिएक्शन के सिंगल स्टेप में रिएक्टेंट का कितना मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है उसको हम लोग बोलते हैं मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द केमिकल रिएक्शन क्या है, एक रिएक्शन के सिंगल स्टेप में रिएक्टेंट का कितना मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलरिटी बोलते हैं उस केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और ऑल्टरनेटिवली इस तरह से बोल सकते हैं मॉलिक्यूलरिटी जो होता है केमिकल रिएक्शन का वो होता है इक्वल टू सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। मतलब जितना स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का उसका सम, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का उसका सम, वो क्या बता देगा, मॉलिक्यूलरिटी बता देगा रिएक्टेंट का, याद रखना रिएक्टेंट, ठीक है। तो देखिए हम कुछ क्वेश्चन एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं। जैसे एग्जांपल पहला हो गया PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड, फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है मेरा PCl5, फिर क्या दिया PCl3 और Cl2, ठीक है। ये क्या हो गया, यूनिमॉलिक्यूलर होगा, बाई मॉलिक्यूलर, इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा, तो देखिए स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है, रिएक्टेंट का 1 है, तो ये क्या हो गया यूनिमॉलिक्यूलर होगा, यूनिमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर हो गया, ठीक है। उसी तरह से और ले लेते हैं सेकंड में नाइट्रोजन प्लस ऑक्सीजन क्या बना दिया 2 मोल 2NO नाइट्रिक ऑक्साइड, क्या हो गया, देखिए इसका नाइट्रोजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया 1, ऑक्सीजन का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना हो गया 1, 1 + 1 क्या होता है सम ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट का सम, तो 2 हो गया, 2 क्या हो गया बाई मॉलिक्यूलर हो गया, ये इसका मॉलिक्यूलरिटी क्या होगा बाई मॉलिक्यूलर, ठीक है। फिर तीसरा में ले लेते हैं 2 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन के तो बना दिया नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, तो क्या हो गया ये, अब इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट देखिए 2, ये ऑक्सीजन के सामने कितना है 1, 2 और 1 कितना हो गया 3, तो ये हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर, हो गया ट्राई मॉलिक्यूलर। इसको कोलिजन थ्योरी से भी एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन इस 2011 के अंदर उस सिलेबस से कोलिजन थ्योरी एक्सक्लूडेड है, नहीं आ रहा, आर्हेनियस कांसेप्ट भी एक्सक्लूडेड है, ठीक है। तो हम लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक। चलिए तो हम लोग मॉलिक्यूलर और मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर के अंदर क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं, ठीक है। डिफरेंस ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो ऑर्डर जो होता है केमिकल रिएक्शन का, ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट रेज़ टू अ रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ। मतलब जो रेट लॉ हम लोग एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किए थे, जैसे ये रेट लॉ एक इक्वेशन है, रेट लॉ दिया हुआ है R = रेट कांस्टेंट K है, A का पावर 2 और B का पावर 1 है। मतलब ओवरऑल इसका ऑर्डर क्या होगा, तो सम ऑफ, देखिए कंसंट्रेशन, एक का कंसंट्रेशन के ऊपर जो है क्या रेस पावर, जो रेस क्या है 2, अब बी के कंसंट्रेशन को पावर क्या किया है रेस 1, ये एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड रेट लॉ एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइन किया गया है, ठीक है। तो ओवरऑल ऑर्डर क्या होगा, तो दोनों का सम कर देंगे, 2 + 1 कितना हो गया 3, तो वही यहाँ पे बोला गया है ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर और एक्सपोनेंट जो रेस कहाँ किया गया रिएक्टेंट कंसंट्रेशन एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड रेट लॉ के ऊपर, ठीक है, उसका सम क्या होगा ऑर्डर बताएगा, ठीक। मॉलिक्यूलरिटी में क्या है, देखिए मॉलिक्यूलरिटी इज द नंबर ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल, कितना रिएक्टेंट मॉलिक्यूल एक सिंगल स्टेप रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहा है, ठीक है, टेकिंग पार्ट इन अ सिंगल स्टेप ऑफ रिएक्शन, एक सिंगल स्टेप में कितना रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल पार्ट ले रहा है, ठीक है। अगला ऑर्डर ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा अभी हम लोग देख के आए, हो सकता है वो 0 हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, अभी आया था -1 फ्रैक्शन में 3/2, ठीक है, 0 ऑर्डर रिएक्शन पर ही क्या है, तो केमिकल रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा हो सकता है 0 भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होगा, मॉलिक्यूलरिटी वो हमेशा क्या होगा होल नंबर होगा, मॉलिक्यूलरिटी जो होगा
वो इज अ होल नंबर, वो होल नंबर होगा। ठीक है। तीसरा, ऑर्डर ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड ऑन, रिएक्शन का जो ऑर्डर होता है वो टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मॉलिक्यूलरिटी जो होता है रिएक्शन का, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ अ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर एंड प्रेशर। रिएक्शन का जो मॉलिक्यूलरिटी होता है वो टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो अगर डिफरेंस पूछता रहता है तो आप लोग इस तरह से लिख दीजिएगा इसको। अब हम लोग आगे समझते हैं। तो अब हम लोग स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है उसको समझते हैं। ठीक है, जिन्हें पहले एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, फिर समझेंगे क्या होता है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो देखिए, कंसीडर कीजिए कि एसिडिक हाइड्रोलिसिस हो रहा है इथाइल एसीटेट का एसिडिक मीडियम के अंदर। ठीक है, एसिडिक मीडियम के अंदर इथाइल एसीटेट का एसिडिक हाइड्रोलाइसिस हो रहा है। तो क्या इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O C2H5। ये क्या हो गया मेरा इथाइल एसीटेट ना, ये क्या है मेरा इथाइल एसीटेट। और ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप के अंदर आता है, ये ईस्टर के अंदर आता है ना, ईस्टर के अंदर। ठीक है, इसका एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया गया, मतलब H.OH मतलब H प्लस एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया गया है। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो गया, H मतलब वाटर देता है वो HOH, वाटर क्या एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, तो इसके देखिए OH यहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे H यहाँ पे ऐड हो गया, ये वाला OH क्या हो गया इसके साथ ऐड हो गया, तो क्या आ जाएगा देखिए, तो में मिल जाएगा एक एसिटिक एसिड और इथानॉल मिल जाएगा, है ना, एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पे। अगर हम लोग इथाइल एसीटेट का एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या मिलेगा हम लोग को, CH3 C डबल बॉन्ड O डैश OH सिंगल बॉन्ड OH प्लस C2H5OH, इसका नाम होता है इथानॉल, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। यहाँ पे जो एसिडिक हाइड्रोलिसिस का इसके अंदर वाटर क्या एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है, तो हम लोग बोले थे ना रिएक्टेंट, मतलब रिएक्टेंट में जो एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होगा उसके ऊपर ऑर्डर जो होता है रिएक्टेंट, ये रिएक्शन का ऑर्डर उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। तो यहाँ पे देखिए ड्यूरिंग द रिएक्शन के दौरान वाटर प्रेजेंट है क्या लार्ज और एक्सेस अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है, देयरफॉर वेट ऑफ द अबव रिएक्शन, इस अबव रिएक्शन का जो वेट है वो इज ओनली डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन ऑफ स्टरी के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करेगा, वाटर के कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि जो ज्यादा एक्सेस लार्ज और एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसके ऊपर ऑर्डर इंडिपेंडेंट होता है, रिएक्शन डिपेंड ही नहीं करता। ठीक है, और रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, तो बस यहाँ पे लिख लेना क्या आएगा, रेट जो आएगा रिएक्शन का क्या होगा, रेट हम यहाँ पे लिख सकते हैं, रेट दैट इज रेट क्या होगा, रेट जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा CH3 C डबल O C2H5 इस तरह के, मतलब ये क्या हो गया, वाटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट है तो इसके ऊपर तो ऑर्डर रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ इस तरह के ऊपर, मतलब ये रिएक्शन क्या हो गया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। देखिए यहाँ पे दो रिएक्टेंट है लेकिन एक ही के ऊपर ऑर्डर क्या आ रहा है, रिएक्शन का ऑर्डर वन ही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देखिए स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या बोल सकते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बोल सकते हैं हम लोग, और इस दैट इज मतलब यहाँ पे हम लिख देते हैं रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ से तो सिर्फ एक ही कंसंट्रेशन के ऊपर एक ही रिएक्टेंट टर्म के ऊपर डिपेंड कर रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गया, दो के ऊपर डिपेंड करता है तो सेकंड हो जाता है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो जीरो ऑर्डर बोलते हैं हम। ठीक है, दैट इज यहाँ पे लिख देते हैं रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, रिएक्शन क्या है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब यहीं से हम लोग निकाल लिए बात, स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या हो गया, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें मोर देन वन रिएक्टेंट टर्म इन्वॉल्व है, मतलब जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट टर्म प्रेजेंट है बट रिएक्शन का जो ऑर्डर है, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन इज फाउंड टू बी वन, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट टर्म है लेकिन रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो वन आ रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है बात, ये वाला पूछा हुआ है एचएस के अंदर क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन, क्या होता है, तो एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट प्रेजेंट है लेकिन रिएक्शन का जो ऑर्डर है वो वन आ रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। ठीक है, तो एग्जांपल क्या हो गया मेरा एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ ईस्टर, है ना, एसिडिक हाइड्रो एग्जांपल लिख देंगे यहाँ पे, एग्जांपल हो गया एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ, जो अभी हम लोग किए हैं एसिडिक हाइड्रोलिसिस
ऑफ ईस्टर, और यहाँ पे एक और भी हो सकता है, सक्रोज का भी करेंगे तो वही आएगा, एंड सक्रोज। ठीक है, क्लियर है बात, यहाँ तक समझ में आ गया। स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है? देखिए यहाँ पे वाटर एक्सेस अमाउंट में प्रेजेंट था तो उसके ऊपर रिएक्शन का ऑर्डर डिपेंड ही नहीं करता, तो सिर्फ और सिर्फ स्तर के ऊपर डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे बस याद रखना है स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन ये बन जाएगा एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक से ज्यादा रिएक्टेंट टर्म प्रेजेंट है, लेकिन ऑर्डर जो है रिएक्शन का वो 1 आ रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन। क्लियर है बात, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक हम लोग केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग इसके ऊपर प्रैक्टिस सीट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कीजिए, हम डाल देंगे। अब 6 लेक्चर का पूरा कर लीजिए, एकदम 10 मार्क्स का इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है, और हम धीरे धीरे करके इस चैप्टर वाइज ईयर का जो क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व करके डाल देंगे। ईयर में क्या क्या क्वेश्चन आया, ये सब क्वेश्चन पूछा ही हुआ, ये सब क्वेश्चन यूनिमोलिकुलर रिएक्शन क्या होता है, इंटीग्रेटेड फर्स्ट लॉ, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड एक्सप्रेशन क्या होता है, वेट लॉ का बोल बताइए, जी ऑर्डर का डिराइव करिए, वो सब आता रहता है क्वेश्चन। ठीक है, तो हम उसके ऊपर भी वीडियो बना करके डाल देंगे, लेकिन आप लोग ये सब को प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोग का पूरा ईयर का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन सब आ रहा है। ठीक है, चलिए रखते हैं यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे।